मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, अब आगे हम अगला पेपर शुरू करते हैं और बिना समय गवाए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसे सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक दो दिन में बहुत शानदार वीडियो बनाने वाला हूं। आपके लिए बताऊंगा कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, कब भर्तियां होंगी, क्या कारण है कि पेपर नहीं हो पा रहा। इसके लिए मैं एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा। कुछ ऑथेंटिक खबरें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। इसके बाद चलिए बिना समय गवाए पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम अपना जो जीके का पार्ट है वही शुरू करेंगे। तो सबसे आता है, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है। देखो, खाद्य फसल का मतलब क्या है बेटा? खाद्य फसल का मतलब है कि जो फसल हमारी खाने के काम में आती है, जो फसल हमारी किसके काम में आती है? खाने के काम में आती है। तो खाद्य फसल कौन सी है? देखो, सरसों की बात करें, सरसों से बेटा तेल निकलता है, इसलिए ये तिलहन है आपकी। ठीक है। रतन जो होता है, इससे आपका ये एक तरीके से मैं कहूं बेटा जैव फ्यूल बनाने के काम में आती है। ठीक है, बायो ईंधन बनाने के काम में आती है। तो ये जैव ईंधन बनाने के काम में आती है, ध्यान रखना। तो आजकल इसकी काफी अच्छी डिमांड भी चल रही है। इसके बाद कपास। कपास देखो एक व्यापारिक फसल है, जिससे रुई बनती है। तो कपास व्यापारिक है। बची कौन सी? मक्का। तो मक्का आपका एक खाद्यान्न है जिसको खाने के रूप में काम में लिया जाता है। तो कौन सी है? मक्का। इसके बाद चलिए, ईरान की राजधानी कौन सी है? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा आपके लिए, मेन मेन कंट्री है उनकी राजधानी आपको याद रखनी है। फिर राजधानी के अलावा जो उनकी मुद्राएं हैं वो भी याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहले आता है ईरान की राजधानी कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन है वियना। देखो, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बगदाद आपकी इराक की राजधानी है। काबुल आपकी अफगानिस्तान की है। और तेहरान आपकी कहां की है? ईरान की राजधानी। तो ईरान की राजधानी आपकी क्या होगी? तेहरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? बी होगा। इसके बाद चलिए अगला, वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो, वोट देने के लिए पहले क्या था बेटा? वोट देने के लिए एज 1989 तक, आई थिंक 1989 तक जो वोट डालने के लिए एज होती थी वो 21 साल होती थी। लेकिन 62वें संविधान संशोधन में, ध्यान रखना, 62वां संविधान संशोधन 1989, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पहले वोट के लिए 21 होती थी तो 21 से कितनी कर दी? 18 कर दी। और ये 21 से 18 कब की? 62वें संविधान संशोधन में। कब? 1989। तो कई बार ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन में जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी थी। अब इसके बाद आओ, भारत का संविधान लागू हुआ। देखो, भारत का संविधान, संविधान की बात करें तो बेटा लगभग 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। क्यों लागू नहीं किया गया था? क्योंकि इससे पहले की एक कहानी है छोटी सी कि 26 जनवरी 1930 में या 31 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 1930 या 31 में पूरे देश में उस टाइम पे घोषणा की गई थी कि भाई हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, आज देश को आजादी दिलानी है। लेकिन उस टाइम तक देश आजाद नहीं हो पाया था, इसलिए उस दिन को याद रखने के कारण, ये बन तो 26 नवंबर को ही गया था, उस दिन को याद रखने के कारण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ। देखो, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था और 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ध्यान रखना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और गुलाब का फूल उनका फेवरेट हुआ करता था। तो इसलिए ध्यान रखना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ। देखो, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? 26 मार्च 1971 को तो घोषणा की गई थी बांग्लादेश के विभाजन की, 1971
71 को इन्होंने घोषणा कर दी। देखो एक्चुअली था क्या, पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो थे। जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। वहां पे क्या है कि थोड़ा सा जो ज्यादातर नेता होते थे वहीं के होते थे, सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती थी। तो ये क्या करते थे, पूर्वी पाकिस्तान का शोषण करते थे बहुत ज्यादा। और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की शोषण की इन्होंने सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। इवन ये मान के चलो कि वहां पर बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार तक हुआ। ऐसे में जब 1971 में इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया, क्यों लिया, क्योंकि जब पाकिस्तान उन पर अत्याचार कर रहा था तो बहुत सारे बांग्लादेशी थे वो छोड़ के बांग्लादेश को भारत आ रहे थे। तो इसलिए भारत को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए 1971 में जब इंदिरा गांधी ने, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तो उस कंडीशन में जब पाकिस्तान की बहुत बुरी पराजय हुई, जब बांग्लादेश देश बनाया गया, और वो जो बांग्लादेश फाइनली बना था वो 6 दिसंबर 1971 को बना। तो ऑफिशियली 6 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना। अबुल फजल किसके शासन में थे? देखो अबुल फजल ने दो प्रसिद्ध बुक लिखी है, एक तो अकबरनामा, एक आईने अकबरी, ये भी आती है अकबरी। ये इनकी प्रसिद्ध किताब है। और ध्यान रखना अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे, ध्यान रखना। तो ये किसके शासनकाल में थे? ध्यान रखना अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। इन्होंने आईने अकबरी, अकबरनामा नाम की दो किताब भी लिखी है और ये इनके नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। हुक किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना हुक जो है ये वर्ड मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी का मंदिर कहां पर है? देखो कोणार्क फेमस है, सूर्य मंदिर है यहाँ पे। तो कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है ये, ध्यान रखना। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गया, गया ध्यान रखना बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, बिहार का दूसरा बड़ा जिला है। और ये आपका हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में, ध्यान रखना सभी धर्मों के लिए प्रसिद्ध है ये। श्रीनगर डल झील के लिए है जो कि कश्मीर की राजधानी भी है। अब ज्वालामुखी का मंदिर ध्यान रखना कांगड़ा है, और कांगड़ा है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ज्वालामुखी का जो मंदिर है वो कहां पर है? कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी का मंदिर कांगड़ा में स्थित है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। वोट डालने के लिए क्या जरूरी है? देखो बेटा वोट डालने के लिए अंगूठा, शिक्षा, हाँ हालांकि पहचान पत्र जरूरी है, लेकिन पहचान पत्र कब जरूरी है? जब आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तभी आप वोट डाल सकते हो। तो वोट डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो भाई 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष की आपकी उम्र है तो आप वोट डाल सकते हो भारत में, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन था कंप्लीट भारत में वोट डालने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो हमारे देश में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सबका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके बाद आओ, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? देखो जनगणना मेनली आपकी हर 10 साल में एक बार होती है। अभी जो जनगणना हुई है रिसेंटली वो 2021 में चल रही है। तो इससे पहले 2011 में हुई थी, इससे पहले 2001 में हुई थी। ध्यान रखना जो जनगणना की शुरुआत है शायद 1881 से शुरू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। एक बार चेक कर लेना, यहां से आता है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद लगातार जनगणना शुरू हुई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां है? देखो आईएमए, आईएमए हमें ध्यान रखना बेटा, आईएमए देहरादून में। आईएमए कहां पे है? देहरादून में। देखो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो भी बच्चे ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो ध्यान रखना ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में ही होती है। जो सीडीएफ और एनडीए का आपका एग्जाम होता है, ध्यान रखना सीडीएफ और एनडीए का एग्जाम होता है आर्मी के लिए, स्पेशली आर्मी के लिए सीडीएफ और एनडीए का एग्जाम होता है। उसके बाद वो ऑफिसर बनते हैं। तो ध्यान रखना उन सबकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कहां पे होती है? देहरादून में होती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? देखो अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था,
कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहां पे है? उड़ीसा में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? देखो आपको पता है महाद्वीप 7 है और महासागर कितने हैं? 5 है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आज के पेपर में हम देख रहे हैं बेटा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है अमूमन। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपके पास? 7 है। अब इसके बाद आइए अगला, यहां पे आपका देखो जीके का पोर्शन कंप्लीट है। अब यहां से आपका जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं। देखो एक्चुअली फूलने का लॉजिक क्या है, जब हम एक चीज को दूसरे विलयन में डालते हैं तो अब देखो जो किशमिश है, किशमिश की जो अंदर का भाग है और किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो पानी है, किशमिश का अंदर का भाग, पानी के जो बाहर का भाग है, पानी का बाहर का भाग देखो पतला होगा कंपैरिजन टू जो किशमिश का अंदर का भाग है। तो इसका मतलब जो बाहरी विलयन है वो अल्प परासारी है। बाहरी विलयन कैसा है? अल्प परासारी है, इसलिए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है। डेसिबल क्या होता है? देखो डेसिबल आपको पता है ध्वनि के स्तर का मापक है। ध्वनि के स्तर का मापक है, सामान्यतः 70-75 तक ही हमारे लिए ठीक होता है, इससे ऊपर हमारे लिए हानिकारक होता है। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो 160 डीबी है उससे कान के पर्दों को नुकसान होता है। पर्दों को क्या होता है? नुकसान होता है। और 75-80 डीबी से जो ऊपर का है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, ध्यान रखना। से काफी आदमियों में जो ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण के भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तापमान पर सेंटीग्रेड, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा बार आता है। तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट एक समान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो याद रख लेना कितना आता है? 40 डिग्री। नहीं तो एक क्वेश्चन हो तो वो फॉर्मूला होता है ना बेटा, F - 32 अपॉन में 100 फी बराबर, और ये होता है आई थिंक फी बटा 100, इस तरीके एक फॉर्मूला होता है, इसको बराबर करके देख लेना। यहां से आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? -40 डिग्री। इसके बाद चलिए आगे, ये 18 नहीं 180 बेटा। चुंबकीय क्षेत्र है, देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसी है? अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं बेटा? देखो सदिश राशि वो होती है, देखो सदिश क्या है? जिसका परिमाण और दिशा निश्चित है। परिमाण व दिशा निश्चित होती है, और अदिश जिसका परिमाण और दिशा निश्चित नहीं है। तो ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की जो परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी कैसी राशि हो गई? एक सदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई? एक सदिश राशि हो गई। परिमाण और दिशा जिसका निश्चित है वो आपकी सदिश राशि है, और जिसका परिमाण और दिशा निश्चित नहीं है वो कैसी राशि होगी? आपकी अदिश राशि होगी। तो सदिश और अदिश ध्यान रखना आपका, जैसे बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सारी की सारी कैसी है? सदिश है। बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सारे के सारे कैसे हैं? सदिश। अदिश आपका जैसे दूरी हो गया, ठीक है, और वेग यहां स्पीड हो गया। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती हैं, उनको प्रदिश राशियां बोलते हैं। अब निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? देखो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है जब पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसके लिए देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, प्रकाश ऊर्जा भी जरूरी है, मृदा से जल भी जरूरी है, और हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उत्प्रेरक का काम क्लोरोफिल करता है मेनली, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं बेटा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ध्यान रखना जो हरे पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखो नवीकरणीय स्रोत है जो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। मेनली मैं कहूं आपसे बेटा प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो होते हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, सौर ऊर्जा के अलावा आपका पवन ऊर्जा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है। तो ये इस तरीके की वो होते हैं, नवीकरणीय स्रोत होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम ये नवीकरणीय नहीं है भाई। तो क्या आ गया इसका? सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए इसके बाद आगे,
रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बेटा सबसे पहले दिया है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का तो कोई मतलब ही नहीं है, आंतरिक कॉम्बशन इंजन है जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आपका बेटा बाइक हुआ, कार हुआ, इनमें आपका मिलता है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है आंतरिक कॉम्बशन इंजन है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा बैटरी भी होती है ना आपकी, बैटरी का भी काम यही होता है। तो जो बैटरी होती है वो भी आपकी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत का सबसे ज्यादा उपयोग क्या प्राप्त करने में होता है? देखो ऊष्मा, हीट, बिल्कुल हम इससे विद्युत से बेटा ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। मैकेनिकल कार्य, भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कंपनियों में जितने भी सारे काम हो रहे हैं मैकेनिकल कार्य सारे विद्युत ऊर्जा से हो रहे हैं। प्रकाश है, लाइट है, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, उपरोक्त सभी। तो विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो इन सभी कामों के लिए ही किया जाता है, ध्यान रखना, ऊष्मा, प्रकाश और मैकेनिकल कार्य। डेंड्राइड किस में पाए जाते हैं? देखो डेंड्राइड ध्यान रखना ये हमारे न्यूरॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? डेंड्राइड्स न्यूरॉन में पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या है? देखो एंजाइम्स क्या है, मेनली जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करने वाले प्रोटीन होते हैं। देखो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करने वाले प्रोटीन है, जो उत्प्रेरक करने वाले प्रोटीन है, तो वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स क्या हो गया? एक तरीके से प्रोटीन हो गया जो अपनी रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो वो प्रोटीन आपका क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो एंजाइम आपका प्रोटीन है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पानी की बूंदें गोल होने का कारण है? देखो प्लवन तो है नहीं भाई, प्लवन जो उत्प्लावक बल है, मैंने आपको एक दो पेपर में आया था वो बताया था कि कौन सी वस्तु डूबेगी कौन सी नहीं डूबेगी। कोशिकात्व, तो ये कोशिकात्व तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन कोशिकात्व, कोशिकात्व बेटा कोशिकात्व भी नहीं है। देखो कोशिकात्व का मतलब क्या होता है, जैसे आपके खेत में बेटा, खेतों में बारिश होती है तो खेतों को बेटा यदि हम वैसे ही रहने देंगे तो लेट सूखेंगे, लेकिन उसको जोत देंगे तो वो कोशिकात्व तो क्या है, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद खेत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे दीपक जलता है तो वो भी कोशिकात्व के कारण ही जलता है। तो वो कारण भी नहीं है इसका, ना प्लवन है, पृष्ठ तनाव। तो ध्यान रखना पानी की जो बूंदें गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन, मोमबत्ती का जलना कहलाता है। देखो दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे कि देखो भौतिक परिवर्तन में क्या है आपका, जैसे कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है और वापस यदि दूसरी से पहली में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं कहूं बेटा पानी का जमना, भाई पानी से क्या बनेगा बेटा? बर्फ, और वापस बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी। तो पानी का जमना यह आपका कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये ऐसे याद रखना बेटा, ये दोनों साइड चलेगा, ठीक है। इससे ये बन जाएगा और उससे ये बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है जब वस्तु एक अवस्था से दूसरी में तो बदल जाए लेकिन उस दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं बदले। जैसे कि लकड़ी का जलना, एक बार यदि लकड़ी जल जाएगी तो बेटा वो राख बन जाएगी, फिर राख को वापस लकड़ी में नहीं बदल सकते। दूध का जमना, या दूध का जमना मतलब दही बनना, दूध से दही बन गया, वापस दही से दूध नहीं बनेगा। ऐसे बेटा मोमबत्ती का जलना, एक बार यदि जैसे मोमबत्ती जल गई, मोम पूरा जल गया तो वापस नहीं आएगा। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से आता है क्वेश्चन। देखो साधारण नमक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको बोलते हैं हम बेटा, क्या बोलते हैं? कई बार आया है कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3।
NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ध्यान रखना, बेकिंग सोडा। इसके बाद आता है NaCl। आपका NaCl ये आपका नमक का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो साधारण नमक का क्या है? NaCl। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ध्यान रखना, ये आपका धोने का सोडा होता है बेटा, धोने का सोडा, या इसको हम बेटा धावन सोडा भी कहते हैं। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा, याद रखने का तरीका बताऊं। सोडियम बाइकार्बोनेट बड़ा सोडा है, बाइकार्बोनेट बी से बैंकिंग बन गया, तो ये बैंकिंग सोडा का है, बस इतना याद रखना है। बाकी सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का होगा या धोने के सोडा का होगा। इसके बाद चलिए आगे। बाहरी जल का अणुभार होता है। देखो बाहरी जल का अणुभार ध्यान रखना कितना होता है? 20 होता है। बाहरी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। शुद्ध जल का पीएच का मान देखो, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल ध्यान रखना बेटा उदासीन प्रवृत्ति का होता है। यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो आपका अम्लीय प्रवृत्ति है, और यदि 7 से ज्यादा है तो आपका कैसा होगा बेटा? क्षारीय प्रवृत्ति होगी वो आपकी। तो जो 7 है उदासीन प्रवृत्ति है, वो शुद्ध जल की होती है। तो यहां पर देखिए बेटा आपके जीके जीएस का क्वेश्चन हो चुके हैं। हालांकि आज का क्वेश्चन पेपर है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 4.21 का मान होगा, देखो बिल्कुल सीधा सा है। 421, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दो। 421 बटा कितना आ गया? 100 आ गया। इसके बाद चलिए आगे। 421 बटा 1000, तो देखो यहां 3 जीरो है, तो बेटा 421 बटा कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 3 अंक के बाद जीरो आ जाएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद आओगे इसके वर्गमूल। देखो मैथ्स इस पेपर में बहुत ज्यादा आसान है बेटा। इसका ये किसका वर्गमूल है? देखो 36 कितने का है? 6 का। पॉइंट 4 अंक के बाद है तो यहां 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 0.06 इसका जो 0.06 है इसका वर्ग होगा 0.0036। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप। देखो बेटा वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। 4a बराबर होता है 1000, तो वर्ग का परिमाप a का मान आ गया बेटा 1000 बटा में 4 आ गया, और 1000 बटा 4 कितना आ गया? 250। तो जो आपकी वर्ग की भुजा है वो कितनी होगी? 250। आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो बेटा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, और एक होता है वर्ग में जो पूछा जाता है वर्ग का विकर्ण, वो होता है √2a। तो वो √2a वर्ग का विकर्ण होता है। 3 घंटे कितने मिनट। देखो मेजरमेंट के क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा आते हैं। मेजरमेंट का मतलब है आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो मेजरमेंट से आ जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है इनका बेटा। तो 3 घंटे कितने? 1 घंटा 60, तो 3 घंटा कितने मिनट का हो गया? 180 मिनट का। तो कई बार ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद x + 4 और x + 5, x + 4 और x + 5, इनका देखो गुणा करो बेटा। गुणा करेंगे तो देखो x गुणा x प्लस x गुणा 5 प्लस 4 गुणा x प्लस 4 गुणा 5 बराबर क्या है? तो ये x स्क्वायर हो गया 5x और 4x 9x हो गया, प्लस 4 पंजे 20 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, माइनस तो होगा नहीं, 4 पंजे 20 जरूर आएगा, तो यही आ जाएगा। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि इनका औसत देखो 40, 10, 25, 20, 35, इनका औसत देखो। औसत क्या होता है बेटा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यह आपका क्या होता है? औसत। तो राशियों का योग 40, 10, 25, 20, 35, इसको जोड़ो और कितने का भाग दो बेटा? 5 का भाग दो, और ये कितने के बराबर आना चाहिए? 25। जोड़ो 40, 10, 50, 75 और 20। एक्स कहां है फिर यहाँ पे? अच्छा बेटा 6 है, यहाँ प्लस x हो रहा है, तो यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा।
ठीक है, 6 राशियां हैं टोटल। तो एक बार जोड़ो इनको, 40 10 50, 75, 75 और 35 कितना हो गया बेटा 110, 130 बराबर 25 गुणा 6, और यहां पे बेटा 130 प्लस एक्स आएगा, ये x बराबर 150 माइनस 130 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद के उम्र की 15 वर्ष बाद 5 साल पहले की उसकी उम्र की 5 गुना होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु, देखो सीधा सा है, मान लेते हैं बेटा वर्तमान आयु राजीव की x है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की, देखो बेटा 5 साल पहले, आज x का है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 का होगा, और 15 साल बाद की बात कर रहा है बेटा, 15 वर्ष बाद, तो आज x है तो 15 वर्ष बाद क्या होगा वो x प्लस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। तो आप यहां देखो बेटा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुना है। एक बात बताओ बेटा, 15 वर्ष बाद उम्र क्या है x प्लस 15, और 5 वर्ष पहले क्या थी x माइनस 5, और इसका कितने गुना है 5 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलना है, ध्यान रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राजीव की उम्र 15 साल बाद 5 साल पहले की उम्र का 5 गुना है। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दीजिए। x का मान निकालेंगे तो देखो x प्लस 15 बराबर 5x माइनस कितना आ गया बेटा 25 आ गया। अब ये इधर आएगा, देखो x माइनस 5x बराबर माइनस 25 माइनस 15, और ये माइनस 4x बराबर माइनस 40 आ गया, माइनस से माइनस, 4 से 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया 10 वर्ष आ जाएगा। तो ध्यान रखना x का मान कितना आ जाएगा 10 साल। नहीं तो आप बेटा ऑप्शन से चलो, देखो आज यदि 10 साल का है, ऑप्शन पे करेंगे, आज यदि 10 साल का है तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा ये 25 का, और 5 साल पहले कितने का हो जाएगा ये 5 का। अब देखो 5 साल पहले 15 साल बाद की आयु 5 साल पहले की आयु का 5 गुना है या नहीं है, बिल्कुल 5 गुना है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना ऑप्शन से भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा आयु वाले हैं जहां हमें एक्स मानना पड़ता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिना एक्स के डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, इधर देखो बेटा विक्रय मूल्य दिया है कब, जबकि आपको 20% का नुकसान है, और ये कितना है 48। जब बेटा 20% का नुकसान है, हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 20% का नुकसान है तो 80 में बेची, 20% का फायदा है तो 120 में, 50% का फायदा है तो 150 में। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है कब, जबकि 20% का आपको लाभ हो रहा है। तो देखो जो वैल्यू दी है वैल्यू कितनी है 48, 48 कब है विक्रय मूल्य जब 20% का नुकसान है, 20% का नुकसान मतलब कितने की वैल्यू है 80 की, 20% का लाभ है तो कितना आ गया 120, 0 से 0, 8 से 6 बार, 12 छिक्की 72 आ जाएगा। तो कितने रुपए आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 72 रुपए, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, सीधा कर दो बेटा, 48 हम बेच रहा है, 20% का नुकसान है तो 48 बटा 80, 20% के फायदा पे पूछ रहा है, वैल्यू सिस्टम लगा देना है, 120 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला, राम श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यापार शुरू करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात, राम श्याम और कमल की जो पूंजी है, पूंजी का जो अनुपात है 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपए है, राम श्याम और किशन इन सभी का जो वार्षिक लाभ है वो 21,000 रुपए है, तो इस लाभ में कमल का हिस्सा है। देखो लाभ बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा में समय। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी दो व्यक्ति हैं, 2 या 3 कितने भी व्यक्ति हैं, कोई व्यापार साथ में आरंभ करते हैं तो लाभ उनका या हानि उनकी 2 चीजों के गुणनफल के अनुपात में बांटी जाती है, पूंजी और समय, कितना धन लगाया और कितने समय के लिए लगाया। अब समय 1 वर्ष है तो यहां गुणा करने की जरूरत नहीं है बेटा, समय बराबर है तो आप पूंजी के अनुपात में ही बांट दो। तो कमल का हिस्सा पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ,
टोटल आपके पास लाभ कितने का है 21,000 का, लेकिन यहां पे देखो 21 लाभ कितने का है 7 4 11 और 3 कितना है बेटा 14। कमल का ज्ञात करना है तो गुणा में 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बेटा 10,500 रुपया। कमल का 10,500। आपसे राम का पूछे तो बेटा राम का 3 है, 3 का गुणा हो जाएगा। श्याम का पूछे कितना है, श्याम का 4 है, तो गुणा कितने का हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो देखो बेटा वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। परिधि पूछता तो वो होती है आपकी 2 पाई आर। अब आपके पास जो क्षेत्रफल है 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणा 7, 7 से 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसके मूल कैसे होंगे। देखो बेटा इसके मूल कैसे होंगे, तो मूलों की प्रकृति ध्यान रखना। देखो मैं पूरा एक बार समझा देता हूं। मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम चेक करेंगे। यदि ये 0 से बड़ा है तो इसके मूल आपके वास्तविक हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो आपके जो मूल है वो कैसे होंगे, समान होंगे, और वो होंगे -b/2a। ठीक है। अब देखो बेटा यहां b abc कैसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपके पास समीकरण होगा। तो यदि इसके मूल b² माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है, और यदि 0 के बराबर है तो आपके मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहां पे देखो बेटा 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 5। b² माइनस 4ac करो, -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 3 गुणा में 5, 7 का स्क्वायर कितना है बेटा 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49, माइनस 5 दिया 15 और 15 चौका 60, कितना आ गया बेटा ये घटाने पर -11, माइनस का आ गया। तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, जिसको अवास्तविक भी बोलते हैं। तो मूल इसके कैसे होंगे, काल्पनिक। परिमेय अपरिमेय बेटा ध्यान रखना, देखो यहाँ ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय भी दे रखे हैं। यदि ये b² माइनस 4ac यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तो मूल आपके परिमेय होंगे, और ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपके मूल अपरिमेय होंगे। ध्यान रखना, यदि ये पूर्ण वर्ग है तो मूल परिमेय होंगे, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। तो इसके मूल बेटा कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि b² माइनस 4ac, b 7 है, 7 का स्क्वायर किया माइनस 4ac, तो 5 दिया 15 चौका 60, ध्यान रखना है आ गया। बाई चांस से प्लस का आ जाता तो मूल वास्तविक हो जाते, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए वास्तविक में आपके अपरिमेय होते। ध्यान रखना कैसे होते, मूल अपरिमेय होते। क्वेश्चन नंबर 43, देखो ये 5 की पावर बेटा 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। x की पावर 0 बराबर 1, किसी की भी पावर 0 लेंगे तो ध्यान रखना बेटा उसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, देखो चतुर्भुज है बेटा, यहां पे चतुर्भुज के चारों कोणों का ध्यान रखना, जो चतुर्भुज के आंतरिक कोण है, आंतरिक कोणों का योग भी 360 होता है, और यहां पे बाहरी कोणों का योग भी 360 होता है। चतुर्भुज है, मान लो यहां आपको बेटा पंचभुज दे देता, क्या दे देता, पंचभुज दे देता, तो आप ध्यान रखना बेटा आंतरिक कोण है कोई भी है, आंतरिक कोणों का योगफल होता है आपके पास n-2 गुणा में 180, और n है यहां पे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की क्या है ये संख्या। और बाहरी कोण बेटा चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज कोई भी हो, सबके बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है 360। एक और बनता है बेटा यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या होगी, आपसे विकर्णों की संख्या पूछे n × n-3/2, ये आपके विकर्णों की संख्या होती है। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, n होता है यहाँ पे आपका बेटा भुजाओं की संख्या। तो यहां देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुणा 180, संभव भुज है, प्रत्येक कोण का मान पूछे n का भाग दे देंगे, बाहरी कोणों का योगफल 360, एक बाहरी कोण का मान पूछे 360 में n का भाग दे देंगे भुजाओं का,
और ये आपके विकर्णों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे, एक्स क्यू माइनस 8y² नहीं है बेटा, ये 8y³ होगा, इसको ठीक कर लेना। तो यहां फॉर्मूला हो गया बेटा x³ माइनस y³, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। तो आप इस फॉर्मूले में रखो बेटा, ये x³ माइनस 8y³ है, तो ये बेटा x³ माइनस 2y³ हो जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करो बेटा, तो x माइनस 2y आगे x², अब 2y का स्क्वायर में डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, 4y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये इसका राइट आंसर होगा x माइनस 2y, x² प्लस 4y² प्लस 2xy। ये इसका पहले वाला है, राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए आगे, यदि 15 अगस्त के लिए, ये देखो बेटा आपका रीजनिंग का है, 15 अगस्त पर लाल किले पर फहराया जाता है और 26 जनवरी को इंडिया गेट पर फहराया जाता है। ध्यान रखना, इंडिया गेट या राजपथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, इंडिया गेट। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, 50, 55, 64, 77, 94। तो देखो 50 से 55 5 का अंतर, यहां पे आपका 9 का अंतर, यहां 13 का, यहां 17 का, तो 5 4 9 4 13 4 17 और 4 21 का, और 21 का करेंगे तो 115 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 115 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, एबीसी, बीसीडी, सीडीई, आगे क्या आ जाएगा बेटा, डीईएफ। तो ये आपके बेटा रीजनिंग ध्यान रखना, अमूमन आर्मी में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए रीजनिंग उनकी इजी आती है, कोई एक आध दो क्वेश्चन टफ आ जाए तो आ जाए। सीरीज का घड़ी वगैरह का भी ध्यान रखना बेटा, घड़ी वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं करवाऊंगा। निम्नलिखित में से बेमेल छांटी है। देखो अक्षर, शब्द, वाक्य, इन सबको मिलाकर बेटा भाषण बनता है, ठीक है। तो भाषण इनमें क्या है, बिल्कुल अलग है। गन्ना, चीनी, देखो गन्ने से चीनी बनता है, गन्ने से चीनी बनता है, और दही से आपका मक्खन निकलता है। दही से क्या निकलता है, आपका मक्खन निकलता है। जब मक्खन को हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब आपका क्या निकलता है बेटा, घी निकलता है। ध्यान रखना, तो गन्ने से चीनी, दही से मक्खन। तो यहाँ पे देखो आज का जो पेपर था काफी इजी था, मेरे हिसाब से सबका स्कोर बेटा अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा मैं आपको, टिपिकल भी और आसान भी।